Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Then there is tertiary memory. अभी तक जो हमने पढ़ा वो है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में मैंने आपको बोला कि ऐसी मेमोरी डिवाइसेस दैट आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर. सेकेंड इज ऐसी मेमोरी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, दैट आर इनसाइड द कंप्यूटर या कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, बट यूजुअली क्या, दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू. सीपीयू, ठीक है. सीपीयू उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. वहाँ उसमें जो डेटा होता है उसको पहले रैम में लाना पड़ता है. ये है सेकेंडरी स्टोरेज को. लेकिन कुछ और एक लेवल भी है, दैट्स कॉल्ड एज ए टेरिशरी मेमोरी. अब वो मेमोरी क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट टेरिशरी मेमोरी, वो आपको ये याद रखनी है कि दिस इज द थर्ड स्टोरेज लेवल. पहली स्टोरेज लेवल आएगी आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड आएगी टेरिशरी. तो अब ये होता क्या है? बेसिकली टेरिशरी मेमोरी क्या होती है कि यू सी के कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, देयर आर फ्यू सिस्टम्स या कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है, तो उनमें क्या होता है कि दे हैव दिस टेरिशरी मेमोरी. तो उसमें इस तरह के एक सेटअप होता है. देयर इज दिस सेटअप वेयर देयर इज अ रोबोट. एक रोबोट होता है, एक रोबोटिक आर्म होती है. वो रोबोट ऑटोमेटिकली, इसमें आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी कुछ हैं, दीज आर ड्राइव्स. ये ड्राइव्स हैं, ये एसएसडीज हो सकती हैं, ये हार्ड डिस्क हो सकती हैं, ये किसी तरह का सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम हो सकता है. लेकिन अब डिफरेंस क्या है? ये सारी जो है यहाँ पे लगी हुई हैं इन स्लॉट्स के अंदर. इन स्लॉट्स के अंदर ये लगी हुई हैं. ये जो रोबोटिक आर्म है ये ऑटोमेटिकली किसी को निकालेगी और उसकी जगह पे दूसरी को इंसर्ट करेगी. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ सेटअप है, ये जो यहाँ सेटअप, टोटल 100 डिस्क लग सकती हैं. ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, इसमें तो डिस्क लग सकती हैं. लेकिन इन लोगों के पास हैं हजारों डिस्क जिनमें डेटा है. तो फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को उस डेटा की जरूरत पड़ी जो इसमें नहीं लगी हुई है. तो वो क्या करेगा, ये जो रोबोट है ये ऑटोमेटिकली एक डिस्क को बाहर निकालेगा और जिस डिस्क में जो साइड में रखी हुई होगी, जिसमें डेटा होगा, उसको निकाल के इसमें इंसर्ट कर देगा. तो अब याद रखने वाली बात है, टेरिशरी मेमोरी में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, टेरिशरी मेमोरी जो होती है ये भी बनी होती है किसकी? सेम हार्ड डिस्क की, सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम की. लेकिन फर्क ये है कि इसमें इसमें एक रोबोटिक आर्म होती है, एक रोबोट होता है जो कि माउंट करता है. माउंट करना मतलब इंसर्ट करता है, और अनमाउंट करता है यानी बाहर निकालता है रिमूवेबल मास स्टोरेज को विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक आर्म्स टू फंक्शन ऑटोमेटिकली. तो नीड के हिसाब से जहां जिस डेटा की जरूरत होगी वो जिस ड्राइव में होगी, तो उस हिसाब से डेटा को इंसर्ट और बाहर इस ड्राइव को इंसर्ट किया जाता है, या ड्राइव को माउंट किया जाता है और दूसरी ड्राइव को अनमाउंट किया जाता है. तो यूजुअली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें ज्यादातर इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि ये आर्काइव्स के लिए यूज किया जाता है. आर्काइव मतलब अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू स्टोर समथिंग और फिर वो आपको ज्यादा जरूरत नहीं, एग्जाम्पल कुछ डेटा है जो आप स्टोर करना चाहते हो और फिर वो आपको ज्यादा टाइम के लिए जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें इस तरह का सिस्टम है जिसमें 100 सकती है. यू कैन सी ये 100 डिस्क इसमें लग सकती हैं एट अ टाइम इसमें 100 डिस्क लग सकती है. लेकिन मुझे 1 लाख डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करना है. तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा. वो क्या करेगा, पहले 100 डिस्क को इंसर्ट करेगा, उनमें डेटा जाएगा. ये रोबोट जो है 1 बाय 1 उनको बाहर निकालेगा जिनके अंदर डेटा जाएगा, फिर उनकी जगह पे नई 100 डिस्क को इंसर्ट करेगा, उनके अंदर डेटा डाला जाएगा, उनको बाहर निकालेगा. तो इस तरह से ये रोबोटिक आर्म जो होगी, ये रोबोट जो होगा, ये ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 डिस्क को माउंट करेगा और अनमाउंट करेगा. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस इज यूजुअली यूज्ड टू आर्काइव डेटा. मतलब अगर आप चाहते हो, यू वांट टू स्टोर समथिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर लॉन्गर टाइम, दैट इज नॉट एक्सेस रेगुलरली. कुछ ऐसा डेटा जो आप चाहते हो कि स्टोर रहे और उसकी ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रेगुलरली, मे बी उसको स्टोर रखना इंपॉर्टेंट है लेकिन बार बार उसको एक्सेस करने की, उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो उस पर्पज के लिए यूजुअली इस तरह का सिस्टम यूज किया जाता है.
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें डेटा को, लार्ज डेटा को स्टोर किया जाता है विच इज एक्सेस्ड विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर। इसमें ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ये ऑटोमेटिकली फंक्शन कर सकता है, और इसमें एक रोबोट होता है जो कि डेटा इस डिस्क को निकालता है और इंसर्ट करता है। ठीक है, तो टेरिशरी मेमोरी डिवाइसेस जो होते हैं, टेरिशरी मेमोरी डिवाइसेस को हम टेप लाइब्रेरीज भी कहते हैं। टेप लाइब्रेरी मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हजारों की तादाद में टेप हो, टेप मतलब मैग्नेटिक टेप हो। ऑप्टिकल जूक बॉक्सेस भी इनको कहते हैं, उनमें यूजुअली सीडीज या डीवीडीज होंगे हजारों की तादाद में, दैट वुड बी कॉल्ड एन ऑप्टिकल जूक बॉक्स। तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी, टेरिशरी मेमोरी की। अब टेरिशरी मेमोरी को नियर लाइन स्टोरेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें जो आपको समझनी है। वन इज कॉल्ड एज एन ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज मतलब ऐसी स्टोरेज जो कि कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ, मतलब जहां से डेटा कंप्यूटर जो है वो डेटा ला सकता है, डिलीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है तो वो ऑनलाइन स्टोरेज हो गई। अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी उसके अंदर रैम है तो वो ऑनलाइन है। ठीक है, लेकिन पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर भी डेटा है, लेकिन वो पेन ड्राइव बाहर निकाली हुई है मैंने, तो वो पेन ड्राइव ऑनलाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकाल के उसमें डेटा है, कंप्यूटर हैज द कैपेसिटी, वो इससे डेटा रीड कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर कंप्यूटर को इसको रीड करना है तो पहले मुझे वो इंसर्ट करनी है, तो उसको ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं ऑफलाइन, उसको हम कहते हैं ऑफलाइन स्टोरेज। तो ऐसी स्टोरेज जो अवेलेबल है कंप्यूटर को, जहां से वो निकाल सकता है डेटा इस टाइम पे, उसको ऑनलाइन स्टोरेज कहेंगे। तो वो आपकी हार्ड डिस्क है, क्योंकि वहां से अभी कंप्यूटर डेटा निकाल सकता है। ऑफलाइन स्टोरेज है दैट इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल एंड रिक्वायर सम ह्यूमन इंटरवेंशन टू बिकम ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, एक सीडी है जो बाहर निकाल के है, अभी सीडी है अभी बाहर के, तो उसमें डेटा है, तो कंप्यूटर उसके अंदर अगर उसके अंदर से डेटा निकालना चाहेगा तो पहले एक ह्यूमन उस सीडी को इंसर्ट करना चाहिए, तब जाके वो होगा। तो इस वजह उस सीडी को मैं कहूंगा दैट इज ऑफलाइन। सिंपल है यार, ऑनलाइन ऑफलाइन, आई होप आप समझ रहे होंगे। चूंकि ये वाली जो है ये ऑनलाइन भी नहीं है, ये ऑफलाइन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, लेकिन टेरिशरी में ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती है। टेरिशरी में रोबोट ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, तो यहां पे इसको नियर लाइन इस वजह से कहते हैं कि इट इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, क्योंकि जो वाली डिस्क अभी इस साइड है, जो अभी नहीं लगी हुई है इस सिस्टम में, वो जो भी निकाली हुई है वो नहीं है अवेलेबल। लेकिन अगर कंप्यूटर को उनमें से किसी एक की जरूरत पड़ी तो रोबोट ऑटोमेटिकली ऑनलाइन उनको बना देगा। ठीक है, तो इस वजह से उसको हम कहेंगे, वी वुड कॉल दैट एज नियर लाइन। ठीक है, इसकी डिफरेंस आई हो समझ आई, ऑनलाइन ऑफलाइन नियर लाइन। एंड टेरिशरी क्या होता है, टेरिशरी स्टोरेज किस टाइप के एक मैकेनिज्म, किस टाइप के सेटअप को हम कहते हैं। आई होप दिस इज, मे बी टुमारो दे विल आस्क यू, वो मे बी पूछ सकते हैं कल को, तो यू शुड नो टेरिशरी किसको कहते हैं। ठीक है, देन अगर हम देखेंगे तो अभी तक हमने ये पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक तो कैश मेमोरी आएगी, मेन मेमोरी आएगी, जिसमें आपकी रैम रोम सारा आएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क है। ऑफलाइन के अंदर जो रिमूवेबल मीडिया है, लाइक वी हैव द पेन ड्राइव एक्सेट्रा, सीडी डीवीडी एक्सेट्रा, वो रिमूवेबल में आएगा, और वो उसको हम ऑफलाइन कहेंगे जब वो बाहर निकाल के होगी। एंड टेरिशरी के अंदर ऐसी रिमूवेबल मीडिया जिसके साथ एक रोबोटिक एक्सेस सिस्टम भी हो, तो वो बन जाएगा आपका टेरिशरी सिस्टम। ठीक है, इसको आप पढ़ो, जब मैं ये पीडीएफ अपलोड करूंगा, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो फिर से मैं अगर रिपीट करूंगा इस जो अभी तक चीजें हमने पढ़ी, तो सीपीयू के अंदर वी हैव द रजिस्टर्स, देन कैश मेमोरी होती है, रैम होती है, फिर होती है हमारे पास रोम। प्राइमरी मेमोरी में हम कंसिडर करते हैं कैश को, देन वी हैव द सेकेंडरी स्टोरेज जहां पे वी हैव द एसएसडीज, वी हैव द मैग्नेटिक डिस्क, वी हैव द ऑप्टिकल डिस्क, वी हैव द मैग्नेटिक टेप। रजिस्टर्स जो होते हैं, दीज आर द फास्टेस्ट एंड दीज आर द कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगे होते हैं। कैश मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी बनी होती है एस रैम की, ये मैंने आपको बताया। एंड इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू। ये जो होता है, कैश स्टोर्स दोज टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या दैट डेटा विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, या जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं सीपीयू को
जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा इज़ इन द कैश। रोम जो होती है ये एक नॉन वोलाटाइल चिप होती है जिसके अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सीपीयू को ज़रूरत पड़ती है। एंड रोम जो होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। देन रैम जो होती है, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यूजुअली आप देखो प्राइमरी मेमोरी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप याद रखना प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम होता है। लिटरेचर में ज्यादातर प्राइमरी मेमोरी रैम को ही कहते हैं, लेकिन आपको अब पता चल गया है कि प्राइमरी मेमोरी रैम, कैश और रोम तीनों को मिला के कहते हैं, लेकिन लिटरेचर में यूजुअली प्राइमरी मेमोरी रैम को ही कहते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर आप पंचायत कंस्ट्रक्शन का पेपर देखोगे ना, तो वहां पे उन्होंने पूछा था प्राइमरी मेमोरी, आई थिंक उन्होंने विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्राइमरी मेमोरी, तो इस तरह का कुछ पूछा था उन्होंने। तो व्हाट दे मेंट वाज, उनका मतलब था वहां पे रैम, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझना है कि प्राइमरी मेमोरी का मतलब कहीं इसका रैम तो नहीं है, ठीक है। तो रैम जो होती है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एंड दिस इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू एंड इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा एंड द प्रोग्राम्स एंड द सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर currently in use. Then we have the secondary storage. These are the type of devices which cannot be directly accessed by the CPU. इसमें वो याद है SSD, that is solid state drive, जो कि एक सेमीकंडक्टर बेस्ड सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है, ठीक है। देन वी हैव द मैग्नेटिक डिस्क, जो कि एक मैग्नेटिक, जिसमें हार्ड डिस्क आएगी HDD, या मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क भी आएगी, तो वो दोनों जो है ये मैग्नेटिक है। दीज आर ऑल्सो द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देन वी हैव द ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें DVD, ब्लू रे एंड CD आएगा। इसमें लेजर की हेल्प से डेटा को स्टोर किया जाता है। देन वी हैव द मैग्नेटिक टेप जो है इसमें भी मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। देन वी सॉ द टेरिशरी में मैंने आपको बताया कि टेरिशरी में हम इन ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को, रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करते हैं। बट वी हैव ए रोबोटिक आर्म जो होती है, दैट रोबोटिक आर्म माउंट्स एंड अनमाउंट्स ऑटोमेटिकली, वो इनको माउंट एंड अनमाउंट करती है। और एक टेरिशरी मेमोरी सिस्टम जो होता है दैट इज यूजुअली वो यूज किया जाता है फॉर, yes, that is usually used for archiving the data। अगर आप चाहते हो आर्काइव यूजुअली कहते हैं कुछ ऐसा डेटा जो पुराना डेटा है। तो अगर आप चाहते हो कुछ डेटा स्टोर रहे, वो ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी, बट यू वांट टू मेक श्योर कि वो स्टोर रहे, उसके लिए आप टेक्स्चरी यूज करोगे। वर्चुअल मेमोरी, आई विल एक्सप्लेन इट फॉर द मीन टाइम, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में ये आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रजिस्टर सबसे एक्सपेंसिव होते हैं, फास्टेस्ट भी होते हैं, इनमें कम एक्सेस टाइम लगता है, चीपेस्ट होती है आपकी मैग्नेटिक टेप, लेकिन वो स्लोएस्ट भी होती है, लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है रजिस्टर्स की, हाईएस्ट आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई, आई होप ये अब आपको समझ आ गया होगा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलाटाइल रीराइटेबल मेमोरी। तो याद रखना सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी होनी चाहिए। तो सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी कौन कौन सी है, आपकी रैम भी सेमीकंडक्टर बेस्ड है, लेकिन वो नॉन वोलेटाइल नहीं है, तो रैम फ्लैश मेमोरी में नहीं आएगा। सेकेंड थिंग इज सेमीकंडक्टर बेस्ड में आपका रोम भी आएगा, लेकिन वो रीराइटेबल नहीं है। तो इस वजह से रैम एंड रोम ऑल दो ये दोनों, या रैम रोम एंड कैश तीनों, रैम रोम एंड कैश ऑल दो ये तीनों जो हैं ये सेमीकंडक्टर बेस्ड हैं, ये तीनों सेमीकंडक्टर बेस्ड हैं। लेकिन मसला ये है कि रैम जो है, रैम एंड कैश, दीज टू आर नॉट नॉन वोलाटाइल, ये दो नॉन वोलाटाइल है, तो इस वजह से ये नॉन वोलाटाइल नहीं है, तो इस वजह से इनको हम फ्लैश मेमोरी नहीं कहेंगे। रोम रीराइटेबल नहीं है, इसमें रीराइट नहीं कर सकते, तो इस वजह से रोम को भी हम फ्लैश मेमोरी में नहीं रखें। तो इसमें फिर क्या आएगा, इसमें वो वाली मेमोरीज आएंगी, इसमें पेन ड्राइव आएगी। पेन ड्राइव सेमीकंडक्टर बेस्ड है, यस, नॉन वोलाटाइल है, यस, रीराइटेबल है, यस। मेमोरी कार्ड, ये तीनों जैसे मेमोरी कार्ड भी फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल है। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें भी आप सेमीकंडक्टर बेस्ड है, नॉन वोलेटाइल है, रीराइटेबल, तो इस वजह से ये तीनों जो है ये फ्लैश मेमोरी में आएंगे, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। तो यूजुअली फ्लैश मेमोरी दो तरह की होती है, वन इज नॉर फ्लैश एंड नैंड फ्लैश। ये नाम इनको दिए गए हैं बेस्ड ऑन नॉर फ्लैश बनी होती है नॉर गेट्स की, और जो नैंड फ्लैश होती है वो बनी होती है नैंड गेट्स की। बस इतना याद रखो, नॉर फ्लैश और नैंड फ्लैश होती है ज्यादातर जो, लेकिन होती है लाइक यूएसबी ड्राइव जो होती है, दिस पेन ड्राइव जो होती है, थंब ड्राइव, वो मोस्टली दीज आर द नैंड टाइप, ठीक है, ये नैंड टाइप की होती हैं, ठीक है। अब इसमें दो आप जब हम पढ़ते हैं ना अबाउट दीज रैम एटसेट्रा, इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली ना ये बनी होती है ट्रांजिस्टर्स की,
एंड जब इनको बनाया जाता है ना तो दो टेक्नोलॉजीज इनमें होती है, तो आपको बस फुल फॉर्म ये दो याद रखने हैं, आपको बस दो फुल फॉर्म याद रखने हैं। वन इज CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और MOSFET दैट्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इनकी फुल फॉर्म आप याद रखना, ये क्या है ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इनकी फुल। EEPROM भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि EEPROM इज ऑल्दो इट्स इरेजेबल, लेकिन उसको हम कंसिडर करेंगे दैट इज नॉट, वो ROM ही है ना, वो रीड ऑनली ही है, तो ये रीराइटेबल होनी चाहिए। रीराइटेबल का मतलब है कि अगर वो कंप्यूटर के अंदर है तो कंप्यूटर के अंदर ही आप उसको, उसके अंदर डेटा डाल पाने चाहिए। तो EEPROM जो होती है दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, मतलब आप उसको इरेज कर सकते हो, उसको राइट कर सकते हो, लेकिन उसको पहले बाहर निकालना पड़ता है, उसको पहले कंप्यूटर से अलग करना पड़ता है। तो फिर हम उसको ROM, अगर वो रीराइटेबल होती ना, अगर वो रीराइटेबल होती फिर उसको ROM नहीं कहते हम। तो EEPROM जो है, EEPROM इज नॉट रीराइटेबल, उसको आप राइट नहीं कर सकते, ऑल्दो उसके अंदर उसको प्रोग्राम कर सकते हो, उसके अंदर डेटा आप डाल सकते हो, बट उसके लिए पहले उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो इस वजह से उसको हम रीराइटेबल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अब वर्चुअल मेमोरी बोला था आपने, वर्चुअल मेमोरी एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस दैट आर नॉट कंप्लीटली इन द मेन मेमोरी। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, देखो इस चीज को समझो आप। तो जो चीज मैंने कल एक्सप्लेन की थी, मैं फिर से वो चीज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी को उसको अगर आपको समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी याद रखो आप, वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जिससे जिससे कंप्यूटर ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम्स को भी चला पाता है, ऐसे प्रोग्राम्स को भी चला पाता है जिनका साइज रैम से ज्यादा होता है। मैंने आपको कल बताया कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना है, इफ यू वांट टू यूज दैट, तो वो पहले इंस्टॉल होता है हार्ड डिस्क में। तो जैसे ही आप उसको रन करते हो तो उसको हार्ड डिस्क से लाया जाता है कहाँ, रैम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपकी रैम है 5 GB की, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इमेजिन करो कि रैम इज ऑफ 5 GB और एक सॉफ्टवेयर है जो कि है 8 GB का। तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसको रैम में लाना कंपलसरी है। तो 8 GB वाला सॉफ्टवेयर तो 5 GB वाली रैम में नहीं आएगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम रैम से बड़े वाले प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते? पुराने सिस्टम्स में ऐसा ही कुछ होता था, लेकिन फिर आया उससे क्या हुआ कि हम उस 8 GB वाले सॉफ्टवेयर को भी चला पाए ऑन ए 5 GB रैम सिस्टम। तो मैं अगर कहूंगा दैट इट इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, वर्चुअल मेमोरी कोई मेमोरी नहीं है, इट्स नॉट एनी मेमोरी, ये कोई मेमोरी नहीं है, इट्स ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट प्रोसेसेस या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स दैट आर नॉट कंप्लीटली इन द मेन मेमोरी, जो पूरे के पूरे मेन मेमोरी में नहीं है, या इट इज, या हम कहेंगे कि इट इज एन इल्यूजन, ऑफ हैविंग वेरी बिग मेन मेमोरी। अगर अगर हम 8 GB वाले सॉफ्टवेयर को 5 GB वाले में चला पाए तो हमें एक धोखा मिलता है, हमें एक इल्यूजन होता है, हमें लगता है कि शायद हमारे पास 8 GB की रैम है, क्योंकि हम 8 GB वाले सॉफ्टवेयर को भी चला पाए। ठीक है, तो ये टर्म्स आप समझो, कल को वो क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वो दे सकते हैं, वो वहां पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं that virtual memory is a memory manage, वो दे सकते हैं that the memory management technique that allows us to execute processes that are not completely in the main memory। तो ये आपको समझ आएगा, ये वर्चुअल मेमोरी है। या वो लिख सकते हैं वहां पे that virtual memory, या वो लिख सकते हैं that an illusion of having a very big main memory is called। अब 8 GB वाले सॉफ्टवेयर को हम कैसे चला पाते हैं, इसके पीछे देखो। फॉर एग्जाम्पल आपकी हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 2 GB का है, एक सॉफ्टवेयर है बाय द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर 2 जो कि 1 GB का है, सॉफ्टवेयर 3 नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो 1 GB का है, सॉफ्टवेयर 4 नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो 2 GB का है, और एक फाइल है 100 MB की और दूसरी फाइल है 200 MB की। ये आपके पास हार्ड डिस्क है जिसमें इतना सारा डेटा है। अब आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो रैम है वो 5 GB की है, टोटल 5 GB की है।
तो अब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो बोला जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाएगा रैम में। तो 5 जीबी में से 2 जीबी किसने ऑक्यूपाई किया? ऑपरेटिंग, कि सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आ गया। अब कितने बचे? 3 जीबी। फिर मैंने ओपन किया, जो सॉफ्टवेयर 2 था उसको मैंने ओपन किया। तो अगर मैंने उसको ओपन किया तो इसका ये मतलब है कि सॉफ्टवेयर 2 जो है वो अब रैम में आ गया। तो अब 2 जीबी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने खाए, 1 जीबी खाए सॉफ्टवेयर ने, कितने हुए? 3 जीबी। बचे कितने? 2 जीबी। अब सॉफ्टवेयर 3 भी मैंने चलाया, सॉफ्टवेयर 3 को भी मैंने ओपन कर दिया। एक साथ हम एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर चला सकते हैं ना। तो तीसरा सॉफ्टवेयर जब रैम में आएगा तो टोटल ऑक्यूपाई हो गई रैम कितनी? 211, क्योंकि 4 जीबी बनता है। कितना बचा? 1 जीबी बचा। अब सॉफ्टवेयर 4 है हमारे पास। सॉफ्टवेयर 4, अगर अब मैं सॉफ्टवेयर 4 को भी ओपन करूंगा, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर 4, यहाँ पे सॉफ्टवेयर 4 है, ठीक है, सॉफ्टवेयर 4, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर 4 को ओपन करता हूं तो वो तो 2 जीबी, लेकिन यहाँ पे बची तो 1 जीबी की। तो इस वजह से मैं इसको नहीं कर पाऊंगा यूज। लेकिन लेकिन कंप्यूटर जो है, आज के कंप्यूटर्स वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं। वो क्या करेंगे? आपने सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन किया, तो जब उसको लगेगा, जब कंप्यूटर को लगेगा कि मेरे पास यहाँ रैम के अंदर उतनी स्पेस नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो इस सॉफ्टवेयर 4 को पूरा का पूरा रैम के अंदर नहीं लाएगा, बल्कि अगर ये दो, तो उसका एक हिस्सा, यानी पहला 1 जीबी फॉर एग्जाम्पल कहाँ लेके आएगा? रैम। तो अब जब आप इसको चलाओगे, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो मैंने आपको बताया था इसमें 1 बाय 1 इस सॉफ्टवेयर के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये 1 जीबी का पहला पार्ट जो है, जब तक ये एग्जीक्यूट होगा तब तक सारी चीजें चलेंगी। अब 1 जीबी जब खत्म होगा, यानी 1 जीबी की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी एग्जीक्यूट हो गई। अब जो उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शंस है, जो अभी इसी के अंदर है, जो अभी हार्ड डिस्क के अंदर है, जो अभी रैम के अंदर नहीं आई, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो इस वाले पार्ट को वापस लिया जाएगा और जो सेकंड पार्ट है उसको रैम के अंदर लाया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को भी चलाया, हमने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को भी चलाया जो रैम की स्पेस, रैम में जितनी अवेलेबल स्पेस थी उससे बड़े साइज का था। और वो कैसे हुआ? हमने सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया, वी डिवाइडेड द प्रोसेस, वी डिवाइडेड दिस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इनटू चंक्स, और फिर हमने 1 बाय 1 उन चंक्स को रैम के अंदर लाया। अब इसको दूसरे तरीके से भी का है, अगर आप उसको चलाओगे तो वो नहीं चलेगा। तो इस वजह से पहले 5 जीबी आप लाओगे, जब वो 5 जीबी सारे जो है एग्जीक्यूट होंगे, उनके ऊपर सारा काम हो जाएगा, तो इन 5 जीबी को वापस लोगे आप, मतलब कंप्यूटर वापस हार्ड डिस्क में लेके आएगा, और फिर जो नेक्स्ट 5 जीबी है उनको यहाँ लेके आएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्निक। तो अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हमें लगा, अब मैं तो 10 जीबी वाले सॉफ्टवेयर को भी चला पाया, तो मुझे लगा, मुझे इतना पता है, यूजर को इतना पता है कि रैम के अंदर सॉफ्टवेयर आता है तभी चलता है। इतना मुझे पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर चलता है इसका मतलब वो रैम के अंदर आया है। तो अगर मैं 10 जीबी वाले सॉफ्टवेयर को चला पाया तो मुझे एक इल्यूजन हुआ, मुझे लगेगा कि 10 जीबी वाला सॉफ्टवेयर चला है, इसका मतलब रैम तो 10 जीबी की होगी। लेकिन है वो मुझे एक इल्यूजन हुआ, एंड दैट इल्यूजन वाज, मेरे पास बहुत मेमोरी है। मुझे इल्यूजन हुआ, मुझे एक धोखा हुआ कि मेरे पास 10 जीबी की मेमोरी है, जबकि वो थी नहीं। और ये इल्यूजन हुआ कि, ये इल्यूजन हुआ कैसे? ये हुआ इस वर्चुअल मेमोरी टेक्निक से। ये जो कंप्यूटर ने ये टेक्निक जो अप्लाई की, उसने जो ये सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया इनटू पार्ट्स, और 1 बाय 1 उन पार्ट्स को रैम के अंदर लाता है। तो इसको हम कहेंगे मेमोरी। Now I want an answer from all of you. क्या वर्चुअल मेमोरी आया? वर्चुअल मेमोरी समझ आया? अगर नहीं भी आया तो बस ये 2 स्टेटमेंट्स याद रखना कि इट्स अ टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस दैट आर नॉट कंप्लीटली इन द मेन मेमोरी, या फिर ये चीज याद रखना दैट इट्स एन इल्यूजन दैट वी हैव, इट्स एन इल्यूजन यूजर दैट हैज a big main memory। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर द लास्ट 2 स्लाइड्स इन दिस। इस तरह से आपका सारा कवर हो जाएगा। अब वो यूजुअली पहले सम 2-3 years ago they used to ask these questions, कि वो पूछते थे कि
व्हाट इज द, वो कहते थे, पूछते थे यूजुअली मतलब CD रोम की कितनी कैपेसिटी होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। फ्लॉपी डिस्क जो होती है, मैंने आपको बताया उसमें 3 वेरिएंट्स आते थे, 5.25 इंच, 3.5 इंच और 8 इंच वाली। तो 5.25 इंच वाली जो होती थी छोटी होती है, 3.5 इंच वाली उसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती थी, वो 1.44 MB की होती थी। फिर जो 5.25 इंच वाली होती थी उसमें 1.2 MB की कैपेसिटी होती थी। एंड जो फ्लॉपी डिस्क 8 इंच वाली बड़ी वाली होती थी, साइज बड़ा होता था लेकिन कैपेसिटी कम होती थी, 80 KB से लेके 242 KB की हुआ करती थी। सीडी रोम की कैपेसिटी यूजुअली 640 से लेके 680 MB तक होती थी, ये पहले पूछते थे, अब नहीं पूछते उतना। डीवीडी जो है, डीवीडी की कैपेसिटी होती, डीवीडी रोम जो है वो 4.7 GB से लेके 17 GB तक, ये मैंने आपको बताया। पेन ड्राइव जो है इसकी कैपेसिटी, ये यहाँ पे स्टोरेज मीडियम है, ये आप देख पा रहे होंगे कि फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक है, CD रोम ऑप्टिकल है, पेन ड्राइव जो है एक सॉलिड स्टेट है, मतलब सेमीकंडक्टर बेस्ड है, और इसकी कैपेसिटी 1 GB से स्टार्ट नहीं होती है, ये पहले होती थी 128 मेगाबाइट्स की भी हुआ करती थी, और मैक्सिमम 2 टेराबाइट्स की होती है। मैग्नेटिक टेप ये 1 टेराबाइट तक हो सकती है, ठीक है, और ये भी एक मैग्नेटिक मीडियम है। देन इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं आपको कि 1 मेगाबाइट कितना होता है, 1 किलोबाइट। तो दिस इज ए कॉमन क्वेश्चन जो कि JKSP पूछता रहता है साल में 1-2 बार, तो ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में। सो एज यू कैन सी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है वो बिट्स में होता है, ठीक है। तो बिट क्या है, बिट इज द, इट्स एन एक्रोनिम फॉर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट आपका डेसिमल डिजिट हो गया, डेसिमल डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये जो 10 डिजिट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज डेसिमल डिजिट। बाइनरी भी एक नंबर सिस्टम है वैसे ही, जैसे आपका डेसिमल है, और उसमें 0 एंड 1 होता है, ठीक है। अब 4 बिट्स यानी 0000 या 0001 या 0010, इस तरह के अगर 4 बिट्स होंगे तो उनको एक निबल कहेंगे। 8 बिट्स को हम कहेंगे 1 बाइट। तो एक बाइट के अंदर 2 निबल होते हैं, ये चीज आई होप आपको ऑलरेडी पता होगी। देन यू हैव दिस थिंग कि एक, अगर हमारे पास 1 किलो बाइट होगा तो वो 1024 बाइट्स होती हैं, ठीक है। तो 1024 बाइट्स बनती हैं 1 किलो बाइट। फिर 1024 किलो बाइट्स बनती हैं 1 मेगाबाइट यानी 1 MB। 1024 MB बनता है 1 गीगाबाइट। फिर 102 बाइट और 1024 टेराबाइट बनता है 1 पेटाबाइट। फिर उसके बाद बड़ा होता है एक्साबाइट, फिर जेटा, योटा, ब्रॉन्टो और जियोबाइट तक यूजुअली। अब पूछते क्वेश्चन जब हैं तो वो यूजुअली पेटा तक जाएंगे, या मे बी एग्जाम में, या वो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो वो पूछेंगे मे बी GB, TB, PB और ZB देंगे या EB देंगे। तो इन सब में ZB बड़ा है या EB बड़ा है, जो भी दिए होंगे, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए कि KB बनता है 1024 बाइट से, और MB बनता है 1024 KB से। तो इस तरह की कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। तो KB, MB, GB, TB, PB ये पता होने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज है, मे बी कभी आपके दिमाग में ये चीज आई कि 1024 बाइट्स क्यों रखा है उन्होंने, 100 बाइट क्यों नहीं रखा है, हम क्यों नहीं कहते जैसे किलो, किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। तो 1 किलोबाइट क्यों नहीं है फिर 1000 बाइट से, 1024 क्यों है। रीजन ये है कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी, वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी। और बाइनरी में टोटल कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। वहां पे जब आप करते हो किलोमीटर, वहां पे हम यूज करते हैं डेसिमल। डेसिमल में टोटल कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। तो इस वजह से जब यूनिट्स बनाए जाते हैं ना, तो वो 10 पावर्स बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10⁻³ वो बनेगा वहां किलो, क्या बनेगा, अगर 10⁻³ बनेगा किलो। अगर मैं कहूंगा 10 यानी 10 × 10 × 10 वो कितना हुआ, 1000। तो 1000 यहाँ पे 2 है, 2 ही बिट्स हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं 2⁻10 बनता है यहाँ किलो।
2 टू द पावर 10 बनता है किलो किलो। 2 टू द पावर 10 करोगे ना तो 2 पावर 2 होता है 4, 2 पावर 3 होता है 8, 2 पावर 4 होता है 16, 2 पावर 5 होता है 7 होता है 128, 2 पावर 9 होता है 512, और 2 512 का डबल दैट इज 1024। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे 1024 है। रीजन ये है, और बाइनरी है, और बाइनरी है, और बाइनरी जो 2 डिजिट्स होते हैं, और यूजुअली जब यूनिट्स बनाए जाए के पावर से बनता है, तो यहाँ 2 पावर 10 किलो बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 केबी के अंदर कितने बाइट्स हैं, तो आप बोलोगे सर 1024 बाइट्स है। बाइट्स को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 10 बी, 2 टू द पावर 10 बी। तो 2 टू द पावर 10 याद रखना 1024 होता है। 1 किलो बाइट्स यानी 2 टू द पावर 10 बाइट्स। मेगा जो है, मेगा का मतलब होता है 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर 20 मतलब पावर 20 बाइट्स हैं। अगर मैं पूछूं मेगाबाइट के अंदर कितने किलो बाइट्स हैं, किलो बाइट्स है, तो आप बोलोगे 2 टू द पावर 10 किलो बाइट्स है। तो मैं कहूंगा 1 गीगाबाइट के अंदर, 1 गीगाबाइट के अंदर 2 टू द पावर 30 बाइट्स हैं, 2 टू द पावर 30 बाइट्स हैं, 2 टू द पावर 20 एमबीज हैं, और 2 टू द पावर 10 केबीज हैं। टेराबाइट के अंदर 2 टू द पावर 40 बाइट्स हैं, 2 टू द पावर 40 बाइट्स हैं, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 30 केबीज हैं, 2 टू द पावर 20 एमबीज है, और 2 टू द पावर 10 जीबीज है। ठीक है, 2 टू द पावर 10 जीबीज है। पेटाबाइट के अंदर 2 टू द पावर 50 बाइट्स हैं, 2 टू द पावर 50 बाइट्स हैं। ठीक है, 2 टू द पावर 40 केबीज है, 30 एमबीज है, 20 जीबीज है, और 2 टू द पावर 10 टीबीज है। ये जो लिखा है ना, इसके अंदर 1024 टीबीज है, यानी 2 टू द पावर 10 टीबीज है। ये कन्वर्जन आई होप आपको समझ आ रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन जब आएगा तो इतना याद रखना कि इतना ही याद नहीं रखना है कि 1024 है, 1024 याद रखना, ये 2 टू द पावर 10 भी होता है। ये चीज समझ आ गई आपको? इज दिस थिंग क्लियर?